मैं मुंह बंद रखते थक गई हूँ। मैं डर से भी थक चुकी हूँ। क्या आप भी चुप रह रहकर थक गए हैं? वो एक आम घरेलू महिला थीं और अब लोकतांत्रिक बेलारूस की नेता बन चुकी हैं। यूरोप में शांति का मार्ग बेलारूस की आजादी से होकर गुजरता है। इतनी छोटी जेल में अपने लोगों को देखना कितना दर्द देता है। आप ये समझिए कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। यूरोप में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक लुकाशेंको का सामना करने के लिए उन्होंने अपना पुराना जीवन छोड़कर एक नई शुरुआत की। अगर आप एक अच्छी माँ बन सकती हैं, एक समय में हजारों अलग अलग चीजों का ध्यान रख सकती हैं, तो आप देश भी चला सकती हैं। आप नेता कैसे बन सकते हैं जब आपने इस बारे में कभी सोचा भी ना हो? प्यारे सर्गेई, मैं जानता हूं कि ये चिट्ठी शायद आप तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो राजनीतिक कैदियों की चिट्ठियां रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि जिन लोगों ने तुम्हें जेल में डाला है वो देख सकें कि तुम अकेले नहीं हो। मेरा नाम जान दुइंदार है। मैं एक तुर्क पत्रकार हूं और निर्वासित होकर जर्मनी में रह रहा हूं। मुझे एक रिपोर्ट लिखने के कारण 27 साल की जेल की सजा हुई थी। कुछ समय जेल में रहने और एक हथियारबंद हमले से बचने के बाद मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा। मैं पिछले कुछ महीनों में एक फिल्म के सिलसिले में आपकी पत्नी स्वेतलाना से कई बार मिला और बेलारूस से निर्वासित लोगों में उम्मीद की किरण जगाई। मैं वहां सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर ही नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर भी था जिसने खुद ये तजुर्बा किया हुआ है। इसलिए उनकी अंदरूनी दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने के लिए उनका समर्थन हासिल करना जरूरी था। लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये आसान नहीं था। हाय, याद आया? ओस्लो में मिले थे। हाँ, जाने पहचाने से लग रहे हैं। हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। कल हमारी मुलाकात होगी। कहाँ? ब्रातिस्लावा में। हम ब्रातिस्लावा आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, बढ़िया रहेगा। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। वो थोड़ी दूरी रख रही थीं, शायद इसलिए कि मैं एक विदेशी या एक पुरुष हूँ और ये एक औरत की कहानी है। स्वेतलाना तिखानुस्काया की कहानी उनके पति से जुड़ी हुई है, एक ब्लॉगर और बिजनेसमैन सर्गेई तिखानुस्की से। उन सभी का स्वागत है जो इस रहने लायक देश में रहना चाहते हैं। सर्गेई ने देश भर में घूमकर लोगों का इंटरव्यू लिया और बेलारूस की उन गंभीर समस्याओं को उजागर किया जिस पर किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सब कुछ ठप पड़ा है। यहाँ के घरों में ना तो खिड़कियां हैं ना दरवाजे। ये बेलारूसी चेरनोबिल की तरह है। इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। शासक लुकाशेंको ने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया, लेकिन देश में कई लोगों के लिए वो एक हीरो हैं। ये बर्दाश्त नहीं होता। हम इसे लंबे समय से झेल रहे हैं। हम धैर्य वाले लोग हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें आप पर टिकी हैं। लेकिन अकेला आदमी सब नहीं कर सकता। हमें सबका साथ चाहिए। हम आपके साथ हैं। बेलारूस आपके साथ है। दूसरे लोगों की तरह ही मैं भी बहुत दिनों तक मानती थी कि राजनीति में आना ठीक नहीं। मैंने सोचा कि जिन लोगों को अभी अभी गिरफ्तार किया गया है या हत्या हुई है वो फिर नहीं दिखेंगे। लेकिन मेरे पति मजबूत इरादे वाले हैं। अगर वो कुछ करने का फैसला करते हैं तो वो करते हैं। मैं सर्गेई तिखानुस्की हूँ, बेलारूस का एक एंटरप्रेन्योर और ब्लॉगर, और आज मैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करता हूँ।
पहली बार जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, मैं सच में डर गई थी। उसके बाद लगातार उनका पीछा किया गया, उनके पीछे लोग छोड़े गए, उनकी कार को बार बार रोका गया। मुझे याद है कि एक बार जब वो अपनी कार में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग पर बातचीत कर रहे थे, तब उन्हें पुलिस ने रोक लिया और कहीं ले गई। मैं अपने पति के बदले उनके दस्तावेज जमा करना चाहती थी, लेकिन जब मैं केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंची, तो वे सिर्फ मुझ पर हंसे और दस्तावेज लेने से मना कर दिया। फिर एक रात मैंने अपनी उम्मीदवारी के दस्तावेज तैयार किए। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे चुनाव के लिए रजिस्टर करेंगे, लेकिन मेरे लिए सरगेई को ये दिखाना जरूरी था कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो महत्व रखता है। उनकी पत्नी के रूप में मैं हर चीज में उनका साथ देना चाहती हूँ। स्वेतलाना के लिए ये टर्निंग पॉइंट था। कमाल की कहानी है। ये रही एक कठोर शासन के दौर में उभरने वाले राजनेता की पत्नी, और फिर अगले ही पल जब वो अपने पति के अधिकारों के लिए खड़े होने की कोशिश कर रही थी, भाग्य ने पलटी मारी और वो खुद एक राजनेता बन गई। आखिरी बार आपकी अपने पति से कब बात हुई थी? उनकी नजरबंदी के बाद एक बार उनसे बात करने का मौका मिला था। 2020 की बात होगी। उन्होंने सरगेई को मुझे फोन करने दिया। मुझे लगता है कि शायद वो उनके जरिए कुछ जानना चाहते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन था कि वो अकेले नहीं हैं, उनके आसपास लोग हैं। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। मजबूत? मैं जेल के सभी कैदियों के लिए चिंतित हूँ। मजबूत बनो, लेकिन ऐसे नहीं कि इसका असर उल्टा तुम पर पड़े। वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह बनूं, लेकिन मैं खुद को तुरंत नहीं बदल सकती। मैं स्वेतलाना तिखानुस्काया हूँ और मैं बेलारूस गणराज्य के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हूँ। आज जब आप यूरोप में हर तरफ स्वेतलाना तिखानुस्काया के पीछे पीछे चलते हैं, तो पाते हैं कि वो बहुत मजबूत हो गई हैं और वो उच्च स्तर पर बेलारूस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विश्व मीडिया उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, और वो अपने देश के लिए बोलने में शर्माती नहीं हैं। मैं कहूँगी OSCE बहुत शांत है। वो और बोल सकते हैं या मानवाधिकार के कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। बेलारूस के लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके बारे में याद भी है। कोई भी बयान, सिटी हॉल पर कोई झंडा हमें ये सब जारी रखने की ऊर्जा देता है। उन्होंने कभी भी खुद को बेलारूस की राष्ट्रपति नहीं कहा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में उनकी स्वीकार्यता ऐसी ही है, बेलारूस की मैडम प्रेसिडेंट। पत्रकार के तौर पर हम सभी को इंटरव्यू के लिए लगभग 15 मिनट समय मिल पाता है। ये एक राजनेता के पीछे छिपी महिला को जानने के लिए बहुत कम है। हाय। हाय, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। हम यहाँ बैठेंगे। तो आप परसों ओस्लो में, कल आखेन में और आज दोपहर में वियना और ब्रातिस्लावा में थी। ये एक बड़ा फैला हुआ और अविश्वसनीय शेड्यूल है। क्या आप इससे थक चुकी हैं?
बेशक मैं थक गई हूँ, मैं शारीरिक रूप से थक गई हूँ, मैं नैतिक रूप से थक गई हूँ। मैं अपने बच्चों से ज्यादा नहीं मिल पाती हूँ। शायद केवल वीकेंड पर ऐसा हो पाता है, लेकिन मैं इन वीकेंड्स पर इतना थक जाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ गले लगा पाती हूँ और शायद हम साथ में एक फिल्म देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि बड़े नेता देखेंगे कि हम थक गए हैं, लेकिन रुके नहीं हैं और वो भी नहीं रुकेंगे। राजनीति आरामदेह नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा चुनौतियों से निपटने वाली होनी चाहिए। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे कंधों पर बहुत अधिक भार है, लेकिन मुझे ये भार उठाना होगा क्योंकि मैं सभी बेलारूसियों के साथ हमारे देश के भविष्य के लिए जिम्मेदार हूँ, उन सभी लोगों के प्रति जो सलाखों के पीछे हैं। Тут положить бумагу свою эту, где ты лепишь. А тебе какой? Это было около 3 часов ночи. हम सुबह करीब 3 बजे सीमा पर पहुंचे। बच्चों ने मुझसे नहीं पूछा कि हम कहां जा रहे हैं। हमने यहां तक पहुंचाने वालों से अलविदा कहा। एक सीमा अधिकारी ने हमारे नाम दर्ज किए और हम पैदल ही आगे बढ़ने लगे। Выписал пограничник, и мы пошли пешком. और फिर वान्या ने कहा, दादी क्या ये सच है कि माँ जेल में है? В тюрьме. Может быть, शायद जब ऐसी किसी बात का जिक्र हुआ होगा तो वो आसपास रहा होगा। हमें लगा कि वो ये समझने के लिए बहुत छोटा है। हमने उसे कम आंका, इसलिए मैंने कहा, हाँ बच्चे, माँ जेल में है। और फिर उसने अपनी बहन नास्तिया को बताया। это Настя. Будут переводить. Моя дочь, она была активисткой. मेरी बेटी स्वेतलाना तिखानुस्काया की सहयोगी और एक एक्टिविस्ट है। वो तिखानुस्काया की उम्मीदवारी के लिए लोगों के दस्तखत इकट्ठा कर रही थी। यही उसका अपराध है और तब से वो जेल में है। Находится в тюрьме. वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। मैं पापा से ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे माँ ज्यादा पसंद है। और तुम क्या चाहते हो? माँ और पापा जेल से बाहर आ जाएं। और लुकाशेंको मर जाए। और पुतिन भी। Я ни разу не मुझे пожалела, बच्चों को सच बताने का कभी पछतावा नहीं हुआ। как бы मुझे я नहीं पता कि मैं раньше कैसे знала, झूठ बोलती रहती। не знаю, बच्चे जानते हैं कि उनके माँ और पापा हीरो हैं और वो जेल में हैं। что мама и папа в तюрьме. एक बच्चे का ये जानना कि उसके माता पिता बिना किसी गलती के जेल में हैं, बिल्कुल अविश्वसनीय बात है। जब आप एक शासक से भिड़ते हैं तो आपका पूरा जीवन, आपका पूरा परिवार उसका शिकार बन जाता है। ये सही नहीं है। आप जानते हैं कि ये आपके पूरे परिवार पर असर डालेगा और फिर भी आपको ये करना पड़ता है। You have to do it. Я думаю, что मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी उम्मीदवारी को मंजूरी सिर्फ इसलिए दी कि वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि आम समाज मेरे जैसे उम्मीदवार के लिए हस्ताक्षर नहीं जुटाएगा या किसी आम घरेलू महिला को राष्ट्रपति नहीं चुनेगा। не голосовать за домохозяйку. इन सभी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं इस वीडियो के बाद गिरफ्तार हुई, फिर हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। नहीं नहीं, वो जेल तोड़ देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने लुकाशेंको को चुनौती दी है। आपको पता है ये कितना भयानक है?
हमने अपनी टीम से कहा कि वो हम तीनों को अकेला छोड़ दें, माशा, वेरोनिका और मुझे, ताकि हम कुछ गोपनीय बातें कर सकें। मैंने उनसे बहुत साफ तौर पर कहा कि मैं खुद को भावी राष्ट्रपति की भूमिका में नहीं देखती, लेकिन खैर साथ में यही फैसला लिया गया कि मुझे उम्मीदवार के रूप में आगे किया जाए। हमारी योजना ये थी कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैं तुरंत नए सिरे से चुनाव कराऊंगी। 15 मिनट के भीतर इस योजना पर सहमति हो गई। फिर हमने पूरे बेलारूस में यात्रा करते हुए अपना अभियान शुरू किया। अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आईं, वो 3 महिलाएं मिशन में शामिल हुईं और देश को जगाना शुरू किया। कम से कम गर्मियों भर ये भी दिखाया कि एक लोकतांत्रिक देश और आजाद देश में जीने का बदलाव होना संभव है। स्वेतलाना अपने देश के साथ साथ खुद भी पूरी तरह से बदल गई हैं। वो मुस्कुरा रहा है। कितना प्यारा है। मुझे हमारी पहली रैली याद है। ये एक छोटे से शहर में थी। मैं अपने जीवन में पहली बार मंच पर चढ़ी थी और नर्वस थी। मैंने माइक्रोफोन लिया। पहली बार उन्होंने मेरे लिए भाषण लिखा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं हमारी विचारधारा जानती थी और मुझे पता था कि जब मैंने अपने देश में इतना अन्याय देखा तो मुझे क्या महसूस हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोगों से कैसे बात करूं या वो मुझे किस तरह लेंगे। हर दिन मैं बेलारूस के लोगों के साथ बेहतर हुई हूँ। हमारा संविधान महिलाओं के लिए नहीं बना है। ये लिथुआनिया नहीं है। उनकी राष्ट्रपति एक महिला थी। उन्हें बस बैठे रहना था और मुस्कुराना था। यहाँ चीजें अलग हैं। महिलाओं का ये अपमान अजीब है। लुकाशेंको महसूस कर रहे हैं कि बेलारूस बदल रहा है, बेलारूसी लोग बदल रहे हैं और जाहिर है इससे उन्हें बहुत खतरा है, क्योंकि 27 साल तक उन्होंने हमारे देश पर निरंकुश शासन किया है और उन्हें यकीन था कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं चुप रहकर थक गई हूँ। मैं डर से भी थक चुकी हूँ। क्या आप भी चुप रह रहकर थक गए हैं? स्वागत है। हम आपके पीछे आएंगे। अगर आप लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं तो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको दुनिया भर में महत्वपूर्ण जगहों पर बुलाया जाता है। खास तौर पर यूरोपीय संस्थाएं सांत्वना या समर्थन के लिए पुरस्कार बांटना पसंद करती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सच में आपके लिए खड़े होते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए कोई कार्रवाई करते हैं या फिर आजादी के लिए मैदान में उतरते हैं। और क्या उन पुरस्कारों से कुछ मदद मिलती है? खैर, कभी कभी तो मिलती ही है। Vorbildlichen Einsatzes für Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. ये विश्वास कि लुकाशेंको जैसे शासकों के साथ भी कुछ हद तक काम किया जा सकता है। शायद इसके चलते हमने बेलारूसी शासन के प्रति कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी। ये चार्ल्स पुरस्कार ना तो मेरा है और ना ही सिर्फ हम तीनों का। ये सभी बेलारूसियों का है।
मुझे माइक पकड़ना पसंद नहीं है। आप सुर्खियों में हैं, लोग आपके आसपास होते हैं। मैं समझती हूँ कि आप जो कहना चाहते हैं वो लोगों से कहना होगा और सभी को वो सुनाई देना चाहिए, लेकिन मुझे ये बहुत सहज नहीं लगता। हमें याद रखना चाहिए कि यूरोप में शांति का मार्ग बेलारूस की आजादी से होकर गुजरता है। यूरोप में शांति का मार्ग यूक्रेन की शांति से होकर गुजरता है। और यूक्रेन जिंदाबाद। शुक्रिया। मुझे लोगों के बीच रहना और उनसे बातें करना, किसी को गले लगाना, दूसरों के साथ रोना या लोगों के दुख में शामिल होना पसंद है। मुझे लोगों से मंच पर खड़े होकर बात करने के बजाय उनसे घिरे रहना पसंद है। इंटरव्यू के दौरान आपके पति की तस्वीर हमेशा रहती है। क्या इसमें कोई राजनीतिक संकेत है या ये आपका व्यक्तिगत अंदाज है? बेशक ये पहले निजी है, क्योंकि मैं हर वक्त अपने पति को महसूस करना चाहती हूँ। और पता है, जब मैं कभी कभी सुनती हूँ कि कुछ नहीं किया जा सकता या परिस्थिति मुश्किल है, तो मैं हमेशा यहाँ देखती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे बातचीत जारी रखनी होगी, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनकी आज़ादी और साथ ही हजारों लोगों की आज़ादी शायद राजनेताओं के साथ इसी बातचीत पर टिकी हुई है। आप यकीनन उन्हें बहुत याद करती होंगी। मुझे बेशक उनकी बहुत याद आती है। वो अब तक 2 साल जेल में बिता चुके हैं, वो भी काल कोठरी में, और ये भयानक है। लेकिन वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और बच्चे जो मुझसे पूछते रहते हैं कि उनके डैडी कहाँ हैं, तो उनके लिए हमारे अपार्टमेंट में हर जगह उनकी तस्वीर लगी हुई है। वो अपने डैड के वीडियो देखते हैं ताकि वो उन्हें भूले नहीं, क्योंकि आखिरी बार मेरी बेटी ने उन्हें जब देखा था वो सिर्फ 4 साल की थी। जब उन्होंने पूछा कि उनके पिता कहाँ हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? मेरे बच्चे जानते हैं कि उनके पिता जेल में हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा 12 साल का है और उसे पता है कि उसके पिता एक हीरो हैं और लुकाशेंको के शासन के कारण वो परेशानी झेल रहे हैं। मेरी छोटी बेटी 6 साल की है। वो जानती है कि उसके पिता जेल में हैं, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि जेल क्या है। हेलो प्यारे सरगेई, ये अजीब एहसास है। ये दूसरी बार है जब तुम्हारे जन्मदिन पर हम साथ नहीं हैं। हम दोस्तों के साथ मिलकर जश्न नहीं मना रहे। प्यारे डैडी, आप मेरे लिए बहुत खास हैं। आप घोड़े पर सवार शूरवीर की तरह ताकतवर और सुंदर हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सिर्फ आप ही इतने अच्छे पिता हो सकते हैं। मैंने वो खत देखा जो आपकी पत्नी और बच्चों ने आपको आपके जन्मदिन पर लिखा था, और मुझे अपनी खुशी और दुख के पल याद आए जब मैंने जेल में अपनी पत्नी और बेटे के खत पढ़े थे। अत्याचार से होने वाला दुख एक देश से दूसरे देश, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है, जैसे हम किसी रिले दौड़ में हो, और इसी तरह पहुंचता है संघर्ष करने का संकल्प भी। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैं हर दिन डर के साए में रहती थी। सिर्फ दस्तखत इकट्ठा करने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। मुझे लगा कि ये कुछ ही समय की बात है कि वो मुझ तक भी पहुँच जाएंगे।
अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मिले 46,52,423 वोट। ये 80.23% है। न जाने कैसे वो लोगों को भूल गए, खासकर उन महिलाओं को जो सड़कों पर उतरी और राजनीति में शामिल हुई, और फिर लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी आजादी और जीवन को जोखिम में डाल दिया। Утром 10 числа мы 10 अगस्त की सुबह हम गाड़ी से केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचे। हम ये साफ करना चाहते थे कि हमने नतीजों को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उनमें धांधली हुई थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, 2 लोग पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। меня уже ждали 2 человека. Но в итоге, उन्होंने मुझे बताया कि जेल में मुझे क्या सहना पड़ेगा और मेरे बच्चों को क्या झेलना होगा। скажем так, какая उन्होंने बताया कि मुझसे झूठ बोला गया था कि माशा कोलेश्निकोवा एक गुप्त एजेंट थी और मेरा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था। использовали, и все это वместе. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये एक चालाकी थी और मैं अकेली थी। ना तो माशा और ना ही वेरोनिका, मेरे समर्थन के लिए कोई नहीं था। Нет ни Маши, ни Вероники, ни человека, который может тебя поддержать. मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बच्चों को देखने लिथुआनिया जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। बेलारूस के प्यारे भाइयों बहनों, मैं हूँ स्वेतलाना तिखानुस्काया। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए धन्यवाद। बेलारूस के लोगों ने मतदान किया है और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इस तरह वो आपको अपना देश छोड़ने पर मजबूर करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर, झूठ बोलकर, आपको और आपके परिवार को डरा धमकाकर। अपने विरोधियों से डरने वाले एक शासक के लिए स्वेतलाना और कई अन्य लोगों को देश से बाहर करना या उन्हें जेल में डालना ही सत्ता में बने रहने का एकमात्र तरीका होता है। Моя дочь принимала, да, चुनाव के बाद मेरी बेटी टोनिया ने हर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। 6 सितंबर 2020 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2020 года. उसका पीछा किया गया, उसकी कार को रोका गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। Их машину заблокировали, и она была арестована. Мой муж остался मेरे पति हमारी बेटी और दामाद की मदद के लिए बेलारूस में रहे। дочери и помочь ее мужу. टोनिया अब कैसी लग रही थी? उसका वजन काफी कम हो गया है, लेकिन वैसे वो काफी फिट और खुश मिजाज लग रही थी। Ну, она старается, उसने बहादुरी दिखाई होगी ताकि आप हिम्मत न हारें। чтоб ты тоже духом не пал. एक बार वो लगभग रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है, तो उसने कहा नहीं नहीं, सब ठीक है। Девчонки пишут, что लड़कियां लिखती हैं कि वहाँ जेल में उन्हें पूरा खाना नहीं मिलता, इसलिए उनका वजन कम हो रहा है। उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन खाना नहीं मिलता, बस थोड़ा सा दलिया और खमीरी गोभी। капуста квашеная. दादाजी, Деда, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। люблю. Очень крепко. मेरे जन्मदिन पर आइए ना। Приедь мне на день рождения, пожалуйста. और मेरे भी. अरे मेरे बच्चों, मैं जरूर आता। तुम लोगों को खूब मिस करता हूँ, लेकिन अभी दादाजी नहीं आ सकते। Когда क्या आप कम से कम कुछ भेज सकते हैं? ओके, ये बताइए अभी बेलारूस में क्या हाल है? सब खत्म हो गया है, आग लगी हुई है, सब कुछ बद से बदतर होता जा रहा है। नौकरी, वेतन, जीवन स्तर, सब कुछ।
Ну, что делать, не оставим же ее. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उन्हें छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है, फिर जल्द बात करते हैं। हम सब आपसे प्यार करते हैं और मिस करते हैं। हाँ ठीक, बाय बाय। गुड बाय। मुझे वो सभी लोग याद हैं जिन्होंने अलग अलग शहरों में मेरी उम्मीदवारी के लिए दस्तखत जमा किए थे। तभी मैं पहली बार टोनिया से मिली थी। Светлейший человек, वो बहुत अच्छी इंसान है, очень скромная. बहुत विनम्र। वो मुस्कुराते हुए मिलती है। वो साफ दिल वाली लड़की है। Ну, टोनिया को गिरफ्तार किया जाना हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। посадили. Как только Тони озвучили приговор, जब उसे 5.5 साल की सजा हुई तो मैंने अपने पोते को बताया। उसने मुझसे पूछा कि 5 साल कितना लंबा होता है। मैंने कहा वान्या, ये बहुत लंबा समय है। कितने दिन? उसने पूछा। मैंने कहा बहुत सारे दिन। लेकिन क्यों? उसने पूछा। ऐसा पूछते हुए उसकी आवाज में बहुत दर्द था। боль у него. Я вам так скажу, что, наверное, меня не... मुझे कहना होगा कि उस चुनाव के दिन के बाद से मैंने 1 मिनट के लिए भी खुद को दोष देना बंद नहीं किया है। हर बार जब किसी को हिरासत में लिया जाता है, उसके घर की तलाशी ली जाती है या जेल में पीटा जाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से दोषी महसूस करती हूँ, Ты чувствуешь свою персональную вину, потому что क्योंकि हमने वो काम पूरा नहीं किया जो हमने शुरू किया था। чего-то мы не доделали. आप निर्वासित होकर कहाँ जाते हैं, इसकी अलग निजी कहानी होती है। मेरे लिए उस समय बर्लिन था। स्वेतलाना के लिए लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, जो बेलारूस की सीमा से 1 घंटे की दूरी पर है। एक बात जो बहुत साफ दिखती है वो है बेलारूस और यूक्रेन के बीच की एकजुटता। यहाँ के लोग ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध और उनके शासन में करीबी रिश्ता है। स्वेतलाना लिथुआनिया सरकार की सुरक्षा में है। मुख्यालय में बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हमें केवल प्रवेश कक्ष और सम्मेलन कक्ष में ही फिल्म शूट करने की अनुमति है। स्वेतलाना का कार्यालय और दूसरे कार्यालय प्रतिबंधित हैं। इसे हम निर्वासित सरकार कह सकते हैं। हम इसे लोकतांत्रिक ताकतों का केंद्र कह सकते हैं या ऐसा ही कुछ। दरअसल ये अभी बेलारूस के लोकतांत्रिक आंदोलन का राजनीतिक केंद्र है। यहाँ आंदोलन, विचारधारा और राजनीतिक विचार पैदा हो रहे हैं। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लिखा? नहीं, समय नहीं मिला। हम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की अपनी यात्रा पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। ये एक संक्षिप्त दौरा होगा, बस 4 दिन का। प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है? स्वेतलाना तिखानोस्काया, फ्रेनिक वायाकोरका, अलेक्जेंडर श्लिक। जब हम पहुंचेंगे तो आराम करने को थोड़ा समय मिलेगा, लेकिन शाम को क्लिंटन के रिसेप्शन में जाना है। सिर्फ एक रिसेप्शन या हमें रात भर काम करना है? ये बिल और हिलेरी क्लिंटन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दूसरा अपॉइंटमेंट खास है, ये जो बाइडेन के साथ है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमने बैठक के लिए पूछा है। बेलारूस छोड़ने के बाद वो खबरों से गायब हो गई। वो यहाँ विल्नियस में थी। हम में से कुछ कीव में थे, कई अभी भी मिन्स्क में थे। इसलिए मैंने 30 अगस्त को कीव से उड़ान भरी। मैंने पहली बार तिखानोस्काया को देखा। चुनाव के कुछ हफ्ते बाद की बात है और अगले दिन मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जो टीम है उसे बनाने में मैंने मदद की है।
लुकाशेंको ने जब सत्ता संभाली थी तब मैं बहुत छोटा था। जिस साल वो राष्ट्रपति बने उसी साल मैं पहली बार स्कूल गया था। इसलिए मेरी पूरी जिंदगी लुकाशेंको की गद्दी पर रहते गुजरी है और सारी जिंदगी मैं लुकाशेंको के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूँ। सारी जिंदगी। जब मैं स्कूल में था, लगभग 11 साल का, मैं शहर में हर जगह लुकाशेंको के खिलाफ स्टिकर लगाता था। जब मुझे पहली बार हिरासत में लिया गया, मैं 13 साल का था और मैंने पूरी रात पुलिस हिरासत में बिताई थी। तो मेरा पूरा जीवन इसी लड़ाई में बीता है। लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा और जीतने का ऐसा मौका कभी नहीं था जैसा अभी है। जब भी वो किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलने जाती हैं, उन्हें समझना होता है कि सामने वाले को क्या प्रभावित कर सकता है। क्योंकि जब हम मीटिंग रूम में जाते हैं तो वो वक्ता होती हैं। मैं आसपास होता हूँ, मैं नोट्स बना रहा होता हूँ। बेशक मैं भी कुछ कह सकता हूँ, कुछ शब्द, लेकिन मैं वक्ता नहीं हो सकता। वो एक वक्ता है, इसलिए उनकी तैयारी जरूरी है। मुझे लगता है कि अगले 50 सालों में बेलारूस में ऐसा कोई राष्ट्रपति या राजनेता नहीं होगा जिसकी बैठकें इस तरह से हों जैसी स्वेतलाना की हो रही हैं। ये एक कमाल का ऐतिहासिक समय है क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्तर के लोगों से मिल रही हैं, सबसे ऊंचे स्तरों के। हम 27 सालों से हर कोशिश कर रहे थे और हमेशा कुछ कमी रह जाती थी। उनकी अनुभवहीनता ही उनकी महाशक्ति थी। वो राजनेता नहीं बनना चाहती हैं, वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती। उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है और ये भी उनकी पहचान का हिस्सा है, उनके स्टाइल का हिस्सा है। लोग मेरे जैसे या पार्टी के दूसरे आम राजनेताओं से थक चुके हैं। वो वैसी ही हैं जैसा नेता हमें चाहिए। अगर आप एक अच्छी माँ बन सकती हैं, एक समय में हजारों अलग अलग चीजों का ध्यान रख सकती हैं, तो आप देश भी चला सकती हैं, बशर्ते आपके पास सक्षम सलाहकार हों। राष्ट्रपति होने का मतलब एक जैसे लक्ष्यों तक पहुंचना, लोगों की नैतिक संवेदनाओं और पूरे देश की समझ को समझना है। मेरे ख्याल में असल बात यह है कि राजनीति केवल राजनेताओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए खुली होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी राजनीतिक स्कूल या पार्टी की पृष्ठभूमि से आने की जरूरत नहीं है। एक दिन आप एक घरेलू महिला हैं और दूसरे दिन आप एक राजनेता हैं। Представник Світлани Тихановської по міжнародних питаннях. Старший советник Франк Вержорка. ऐसा नहीं है कि आप निर्वासन में अपने देश की परवाह करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसके उलट होता यह है कि आप घरेलू राजनीति में अधिक शामिल होते हैं और फिर भी इसे बदलना मुश्किल होता है। लुकाशेंको ने अपने विरोधियों को चुप करा दिया और उनमें से कईयों को जेल में डाल दिया। इसलिए निर्वासन में सक्रिय विपक्ष ही एकमात्र आशा है। 2020 में मेरे साथ शुरुआत करने वालों में से कुछ अब मुझ पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं होने दे रही। ये सच नहीं है। क्या आप नेतृत्व के लिए तैयार हैं? नए मंत्रिमंडल के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। यही समय है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें कैबिनेट बनाने की भी जरूरत है और जाहिर है ये कैबिनेट ऐसा हो जो किसी भी तरह से बेलारूस में चल रहे शासन से मेल न खाता हो। मुझे ये बताइए कि आपके ऑफिस में और नई कैबिनेट में क्या लिंग संतुलन पर ध्यान दिया जाएगा? मेरे लिए ये बात कि मैं सालों से एक मशीन की तरह बेलारूस के लोगों के लिए काम कर रही हूँ, यही मेरी बेलारूसी लोगों के प्रति शपथ है।
बेलारूस जाना मेरे लिए तुर्की जाने जैसा है। इसमें कोई अंतर नहीं है। एर्दोवान और लुकाशेंको जैसे नेताओं के बीच एक तरह का समझौता है। आप उनमें से किसी एक को चुनौती देते हैं तो आप दूसरों को चुनौती दे रहे होते हैं, इसलिए वो आसानी से आपको एक दूसरे के हवाले कर सकते हैं। 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरी दुनिया है। हमारी आजादी यहीं खत्म हो जाती है और यहाँ से निरंकुश शासन शुरू हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि सीमा खोलो और बंधकों को बरी करो, मतलब राजनीतिक कैदियों को। स्वेतलाना और ऐसे बाकी तमाम लोगों के लिए अपने देश के इतने करीब होकर भी राजनीतिक तौर पर दूर रहना जरूर दुखद है। मुझे नहीं लगता कि होम सिकनेस महसूस करने में दूरी की कोई भूमिका होती है। अपने परिवार के साथ फिर पहुंचने की लालसा, अपनी पसंदीदा जगहों पर जाने की इच्छा उतनी ही तेज होती है, फिर चाहे आप 40 मिनट दूर हों या 1000 किलोमीटर। आप इसे दूरी में नहीं माप सकते, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं जल्द से जल्द घर वापस जाऊंगी। आप आगे का क्या सोचती हैं? आपके सपने क्या हैं? अपने पति के साथ मिलकर पारिवारिक जीवन या देश के लिए संघर्ष करना? मेरा सपना है कि मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहूं। किस परिस्थिति में मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मेरे पति भविष्य में राजनीति में हों और मैं सिर्फ उनकी पत्नी रहूं। मजे की बात यह है कि आप कभी उनकी पत्नी के रूप में जानी जाती थीं और अब हम उनके बारे में आपके पति के रूप में बात कर रहे हैं। आपकी स्थिति बदली है ना? दरअसल मैं अभी भी खुद को अपने पति की पत्नी के रूप में देखती हूँ और जब मेरे पति रिहा हो जाएंगे तो मैं उनके पीछे रहूंगी। वो मेरे परिवार में या शायद देश में सबसे आगे होंगे और मैं उनके साथ अपनी पहचान या किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ूंगी। ये पारिवारिक मूल्य मेरे लिए ज्यादा जरूरी हैं। कुछ लोग शायद उनकी बातों से असंतुष्ट हो सकते हैं। वो महिला पास में शक्ति होने के बाद भी उस पर अधिकार नहीं दिखाती, बल्कि अपने पति के आजाद होने पर पीछे हटना चाहती है, इस उम्मीद के साथ कि उसका देश भी उस दिन आजाद होगा। जब मैं एक लेख प्रकाशित करने की वजह से जेल में था, मेरी पत्नी दिलेक ने मुझे बाहर निकालने और इस अन्याय को दुनिया के सामने लाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। ये मुझे स्वेतलाना की उसके पति सरगेई के लिए की जा रही लड़ाई की याद दिलाता है। इसलिए जब स्वेतलाना बर्लिन में थी, मैं चाहता था कि वो मिलें, ये भी देखने के लिए कि क्या दिलेक वो कर सकती है जो मैं नहीं कर सका। क्या वो स्वेतलाना की अंदरूनी दुनिया को समझ सकती है? हेलो, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। ये मेरी पत्नी दिलेक है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कैसी हैं? आपसे मिलकर गर्व महसूस होता है। आने के लिए शुक्रिया। मैंने जान की गिरफ्तारी को हमेशा तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा। जान एक बहुत ही खास और सार्वजनिक हस्ती थे। इनको जेल में डालना इस बात का पहला संकेत था कि तुर्की पटरी से उतर रहा था। इसलिए मैंने सोचा मुझे यूरोप में और खास तौर पर यूरोपीय संसद के सामने ये समझाने की जरूरत है कि ये कितनी बेरहमी वाली बात थी। ये पता होना कि आप सही के साथ खड़े हैं आपको ऐसी ताकत देता है। अचानक आप अपनी भावना व्यक्त कर पाते हैं, आप बोल पाते हैं, आप भावनात्मक रूप से अपनी बात रखते हैं और यहाँ तक कि अगर किसी ने बदतमीजी की तो आप उसका जवाब दे सकने की ताकत रखते हैं।
आधी रात का वक्त होगा जब कैदियों को रिहा किया गया। वहाँ बहुत से लोग थे। मैं जान के पास भी नहीं पहुँच सकी, लेकिन तभी अचानक से एक गलियारा खुला और वो मुझे मिल गए। मैं बहुत खुश हुई थी। आज यहाँ मैं पूरे इतिहास को समेटे हुए खड़ी हूँ। ये सोचकर मन घृणा से भर जाता है कि जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, वहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर लगभग 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज जेल से गुजरते हुए मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने सोचा कि मेरे पति सरगेई को पहली बार जोजिना जेल में जाते हुए ऐसा ही लगा होगा। तो आपने अपने पति के लिए लड़ने का फैसला कैसे किया और ये कैसा रहा? जैसे मुझे याद है, मेरे मामले में मैं भीड़ से बात नहीं कर पाती थी। मैं बहुत कांप रही थी। आपके साथ कैसा था? ये सब कैसे शुरू हुआ? सब कुछ वैसा ही था। मैं भी अभी तक वैसा ही महसूस करती हूँ। मैं भीड़ के सामने बिल्कुल असहज हो जाती हूँ। मैं काफी विनम्र और शर्मीली हूँ। मैं इतनी बातूनी भी नहीं हूँ, लेकिन जब बात इस पर आए कि कुछ करना ही है, तो हम महिलाएं हैं। हम अपने बारे में कभी कभी जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मुझे याद है कि 2020 में मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया था और यूरोपीय संसद में मेरा पहला भाषण था। जरा सोचिए, यूरोपीय संसद। मुझे याद है, मुझे भाषण देना था और ये नहीं पता था कि यूरोपीय संसद कैसी दिखती है। दरवाजा खुला और मुझे बड़ा सा कमरा दिखाई दिया और मुझे लगा नहीं। मैं एक कदम पीछे हटी और सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने फिर वहाँ जाकर उन लोगों की तस्वीरें दिखाईं जिन्हें पीटा गया था। जेल में उन्हें प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और उनके साथ बलात्कार हुआ। हम महिलाएं कभी कभी खुद को कम आंकती हैं। मैं महिला शक्ति में यकीन करती हूँ। हम पुरुषों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि बेहतर वक्ता बन सकूं। मेरी शुभकामनाएं। मैं आसान शब्दों में बात करती हूँ। मैं वो कूटनीतिक भाषा नहीं जानती जहाँ लोग बोलते कुछ और हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। लेकिन क्या आपके पति जानते हैं कि आप उनके लिए पूरे यूरोप और दुनिया भर में प्रचार कर रही हैं? देखिए, वो जानते हैं कि मैं ये उनके लिए नहीं कर रही। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रचार कर रही हूँ। लेकिन उन्हें पता है ना? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा समर्थन है कि आप जेल में हो और आपकी पत्नी आपके लिए और आपके जैसों के लिए लड़ रही हो। कई बार ऐसा होता कि मैं थका हुआ महसूस करती और खुद से कहती कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर आप सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं कि आप कॉफी पी सकते हैं, आप नहा सकते हैं, जबकि आपके पति और हजारों दूसरे लोग ये नहीं कर सकते। इसलिए उठो और चलो। हम बेलारूस से जुड़े सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा और पापा की मदद करने का ये हमारा तरीका है। हम उनके लिए लड़ रहे हैं।
благодаря Светлане Тихановской. स्वेतलाना तिखानुस्काया को बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से दुनिया बेलारूस को नहीं भूली है। लेकिन वो हथियार लेकर कैदियों को नहीं छुड़ा सकती हैं। ये लोगों को करना होगा। Это дело народа. Я не хочу жить. मैं बेलारूस के अलावा किसी और देश में नहीं रहना चाहती। Я абсолютно не. मैं इस विचार पर ध्यान भी नहीं देती। И मुझे नहीं पता कि हम कब वापसी कर पाएंगे, визуализировать. लेकिन ये होगा, मुझे इसका यकीन है। Произойдет. Но то, что это произойдет, это точно. मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन इन मजबूर संघर्षों की जीत होगी और हमारे देशों में फिर से लोकतंत्र आएगा। आपकी पत्नी उस दिन की उम्मीद कर रही हैं। मैं आपके और सभी राजनीतिक कैदियों के लिए सहन शक्ति की कामना करता हूं और संघर्ष करने के आपके मजबूत इरादे को सलाम करता हूं। आपका जान दुइंदार।